गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज भी अपने में सर नहीं आए। हाँ, आज भी आपके सर नहीं आए बेटा। सर कब आएंगे? कब से क्लास लेंगे सर आपको पता है सर? बेटा इसके लिए आप एलएम का मैनेजमेंट वालों का नंबर होगा आपके पास, उन्हें फोन करके उनसे पूछिए। सर बोला है नेक्स्ट वीक से लेंगे। खराब है क्या? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर प्रीवियस क्लास में समझ में नहीं आया सर। सर ये आपसे सर आप मेरे को सुन रहे हैं? मैं आपसे एक बात हेलो सर। सुना बेटा? लेट हो गए आप? हाँ, तो सर सर उतना समझ में नहीं आ रहा है। पढ़ाए सर, वो समझ में नहीं आया तो मतलब जब तक सर आते तो सर तब तक आप सर जो रेसिस वगैरह हैं सर उनका डिस्कस करें तो मतलब से। नहीं, टॉपिक कंटिन्यू करना है बेटा, सिलेबस हमें आगे बढ़ाना है। वो तो है सर सर, समझ में नहीं आ रहा है सर। सर बहुत कम समझ में आता है। आप बोल रहे पता नहीं चलता आप कहाँ से कर रहे हैं, इसलिए बोलते हैं हाईलाइट यूज कीजिए टॉपिक सर। तो कवर हो जाएगा यस लेकिन सर। नहीं आता है। नोट्स का भी अलग प्रॉब्लम हो जाता है सर, नोट्स में भी थोड़ा मोड़ा समझ नहीं आता उसमें। यस सर। सर होमवर्क डिस्कस करना है सर, कंटिन्यू कीजिए प्लीज। सर तब तक आप सर जो जितने भी सर शीट्स वगैरह की जो शीट्स के क्वेश्चन है वो इतना मेरे पास समय नहीं है बेटा। Yes, क्लास sir. मुझे जो इंस्ट्रक्शन मिले हैं, मुझे टॉपिक कराना है तो मुझे टॉपिक कराना है। जिनको लीव करना है क्लास, दे कैन लीव। सर लीव करने की बात नहीं है सर। ओके सर। यस सर, आप तो टॉपिक कंटिन्यू करो। हाँ वही कर रहे हैं बेटा। मैं जरा बस स्क्रीन शेयर कर दूं आपको। सर ये बैकग्राउंड सर वाइट कर दो सर। हाँ जरा मैं इसको ब्लैक में मजा नहीं आता सर। मैनेजमेंट का लास्ट टॉपिक था, उसको मैं एक बार वापस से आपको बता रहा हूँ कि फिनाइल शिफ्ट क्यों करते हैं, एल्काइल शिफ्ट, उसको एक बार रिवाइज करा रहा हूँ फिर से। ठीक है सर आपने कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे होमवर्क में। हाँ, वो अपन करेंगे डिस्कस। पहले जो अभी जो कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज करते हैं, ओके सर। है ना। और उसके अंदर मैंने आपको जो बात बोला था कि जब बैकबॉन्डिंग रेजोनेंस की कंडीशन थी कि अगर हमारे पास बाजू वाले कार्बन पर अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऐसा है जिसके पास लोन पेयर है। सर व्हाइट कर दो सर, क्लियर विजिबल नहीं होता है। हाँ एक सेकंड दीजिए बेटा, इसमें चेंज का ऑप्शन कहाँ है वो देख रहा हूँ मैं स्क्रीन के तो अंदर। सर प्लीज सर थोड़ा उसको लैंडस्केप मोड में कर लीजिए। सर मोबाइल पे दिखता नहीं है सर से। ओके बेटा, वो मैं कर देता हूँ। सर पुराने सर कब आएंगे? पता नहीं बेटा, मुझे आइडिया नहीं, मैं जानता नहीं कौन पढ़ाते थे आपको। उनकी वो हेल्थ में कुछ इशू है, वो बता रहे थे अभी, तो कुछ टाइम लग जाएगा, 1 वीक लग जाएगा कम से कम। तो वो सर आएंगे ना? हाँ वही नेक्स्ट पढ़ाएंगे आपको, आएंगे जब। मेरा नेक्स्ट बैच वीक से नहीं वही है। आएंगे। सर आएंगे, वही पढ़ाएंगे सर, बोल। नेक्स्ट वीक से वही आएंगे। यूएसए सर थे। थैंक यू भाई। कल ही मैं फोन किया तो सर का हेल्थ खराब है कह रहे थे। ओके ओके। एक सेकंड रुकिए, मैं बैक। सर आप हाईलाइटर यूज कीजिए सर, आप बोलते हैं तो अच्छा है लेकिन समझ में नहीं आता आप कहाँ से क्या बोल रहे हैं। यार 24 का जिसने नोट्स बनाया वो मुझे सेंड कर सकता है क्या? मैं नंबर दूं अपना? जो भी भाई सेंड कर तो रहा है थोड़ी मेरे को देर भी शांत नहीं हो सकता है क्या? यहाँ क्लास चल रही है तो ये नोट्स की पड़ी हुई है, अपना ये तो पढ़ ले पहले यार। कंटिन्यू नहीं है और तुम। सर चैट बंद कर दीजिए, स्क्रीन पर आ रहा है। क्लास का यार कचरा बना रखा है। सर प्लीज ऑल म्यूट।
वाइट बैकग्राउंड इसका चेंज हो नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसमें। सर ये आप टाइम पास कर रहे हैं सर सर, आप कंटिन्यू कीजिए आप आप। सिस्टम से ऊपर से सर डार्क मोड उसको हटाइए। हो गया? हो गया यस सर। फिर वही हो गया। डन करो सर। हो गया सर, हो गया सर। तो लास्ट क्लास का मैं रिपीट कर रहा हूँ और उसे समझिएगा वापस से कि किस तरह से हमें कंपेयर करना होता है। हमने लास्ट क्लास में आपको रीअरेंजमेंट में बैकबॉन्डिंग वाली कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवाया था और उसमें हमने बोला था कि अगर कोई भी कंपाउंड में जब हमारे पास में एडजेसेंट पोजीशन के ऊपर लोन पेयर वाला फंक्शनल ग्रुप होगा तभी हम बैकबॉन्डिंग को अप्रोच लेके चलते हैं, राइट। बैकबॉन्डिंग पहचानने का तरीका है पास वाले कार्बन पर हमारे पास लोन पेयर होना चाहिए, ये बात भी पता लग गई। इशू वहां पे आ रहा है कि जब हम माइग्रेशन सोचते हैं तो HAR क्यों लिया गया, बस इसमें वो कॉन्सेप्ट को है जो कि आपको वैसे याद तो कर ही लिया है आपने कि हमारे पास में कलर कौन वहां पे हमारे पास में कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, H और AR है तो बेंजीन रिंग माइग्रेट करेगी, क्योंकि जो बनने का जो RD स्टेप है वो कार्बोकेटाइन का जो फॉर्मेशन है वो नहीं है। कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन से ज्यादा यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो माइग्रेशन हो रहा है वो यहाँ पे RDS है। माइग्रेशन किसका, जो ग्रुप आप माइग्रेट कर रहे हैं, और उस माइग्रेशन में क्या बनती है, 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो उस 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी को हमें देखना होता है, राइट। जो भी ग्रुप माइग्रेट होकर उस 3 मेंबर ट्रांजिशन फेज को स्टेबलाइज करता है वो ग्रुप माइग्रेशन टेंडेंसी सर साउंड नहीं आ रहा। सर साउंड नहीं आ रहा। व्हाट हैपेंड यार, ऑनलाइन का यही प्रॉब्लम। सर साउंड विजिबल है ना स्क्रीन आपको? सर विजिबल स्क्रीन है, साउंड भी आ रहा है सर, सब कुछ ओके है। क्लियर है सर, क्लियर है। तो अब ओके हो गया माइग्रेटिंग सर। एटीट्यूड को फिर से चेक करिए। अपने पास में कंडीशन है यहाँ पे HOH और यहाँ CH प्लस और इधर हमारे पास मिथाइल लगा हुआ है। हमने देखा बाजू वाले कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप है जिसके पास लोन पेयर है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 ग्रुप हैं, HB है और Me है। तो यहाँ पे जो माइग्रेटिंग एटीट्यूड है वो किसका ज्यादा है, H का ज्यादा है, यानी H शिफ्ट होकर हमारे पास जो ग्रुप है वो माइग्रेट करेगा और हमारे पास बनने वाला कार्बोकेटायन बैकबॉन्डिंग में आकर हाईली स्टेबलाइज कंडीशन में बदल जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसमें तो अल्फा H भी ज्यादा है, 5 अल्फा H, और साथ साथ में क्या आ गया, बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज हो गया। यहाँ से अगर मिथाइल शिफ्ट करते तो क्या स्टेबिलिटी में अल्फा H इतने होते क्या? अगर आप इस मिथाइल को यहाँ शिफ्ट करते तो हमारे पास बैक बॉन्डिंग में आ तो जाता कार्बोकेटायन पर अल्फा H कम होते, यस और नो? अगर आप यहाँ से मिथाइल शिफ्ट करते तो हमारे पास क्या होता, सेकंड अप्रोच। अभी आपने क्या किया, हाइड्रेट। जरा मिथाइल शिफ्ट करके देखो, AR लिखा है क्या? AR मतलब फिनाइल। जरा मिथाइल शिफ्ट करके देखो, मिथाइल शिफ्ट करने पर हमारे पास बनने वाला कार्बोकेटाइन क्या आता है, ये वाला आता। अब जरा इसको चेक करो स्टेबिलिटी से और उससे कंपेयर करो, तो यहाँ क्या आ रहा है, हमारे पास सिर्फ एक ही अल्फा H आ रहा है। बैक बॉन्डिंग तो कॉमन है पर यहाँ कितने आ रहे हैं, 5 अल्फा H। तो मेजर प्रोडक्ट किससे बन गया, स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा हुई या नहीं हुई? तो इसलिए हमने क्या शिफ्ट किया, H शिफ्ट किया। क्लियर, कंपैरिजन आ गया, ठीक। ये तो हमारे पास ये तो नॉर्मली भी हम नॉर्मल केसेस को भी देखते हैं तब भी हमारे पास H को शिफ्ट करना पड़ता है क्योंकि हमारा कार्बोकेटाइन अल्फा H की वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा गेन करता है। अब यही क्वेश्चन में अप्रोच में जो चेंजेस होता है वो तब होता है जब हमारे पास बाजू में फिनाइल ग्रुप हो। अब हम वैसे प्रीवियस केसेस में जब बैक बॉन्डिंग नहीं था तो हम एल्काइल शिफ्ट किया करते थे, पर जहां बैक बॉन्डिंग होगा वहां आपको एल्काइल शिफ्ट नहीं करना है, वहां आपको फिनाइल शिफ्ट करना है। यहाँ पर माइग्रेटिंग एटीट्यूड देखा जाता है। फिनाइल हैज अ मोर माइग्रेशन बिकॉज
ये जो प्लस है इस बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है ट्रांजिशन फेज में ड्यू टू फिनाइल शिफ्ट carbocation involve in resonance in transition phase. And stabilize कार्बोकेटाइन। ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया कि जो फिनाइल शिफ्ट जब होती है तो ये प्लस इस बेंजीन रिंग के अंदर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है, इसलिए यहाँ पे एल्काइल ना करके हम फिनाइल शिफ्ट करते हैं ताकि वो ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज कर दे। आपको इतना याद रखना है कि यहाँ हमेशा कॉन्सेप्ट क्या लगता है, बेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर बेस्ट माइग्रेटर। जो बेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर होगा वो ही माइग्रेट करेगा, समझ गए? यानी अगर अपने पास सभी के सभी, सपोज कीजिए यहाँ पे आजू बाजू में सारे फिनाइलिक वाले ग्रुप होते, OMe होता फ्री वैलेंसी के साथ में, यहाँ पे मिथाइल लगा होता, यहाँ पे बेंजीन लगा होता, खाली फिनाइल होता, क्लोरोबेंजीन होता और नाइट्रोबेंजीन होता, मतलब इस तरह के अगर ग्रुप लगे होते तो माइग्रेटिंग एटीट्यूड सबसे ज्यादा किसका होता? बोलिए। OMe। यस, OMe का होता, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है प्लस M, यहाँ क्या आ रहा है प्लस H, यहाँ क्या आ रहा है माइनस I, यहाँ क्या आ रहा है माइनस M। तो इलेक्ट्रॉन डोनर कौन सा हो गया? सबसे ज्यादा ये वाला हो गया बेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर, इसलिए माइग्रेटिंग सबसे ज्यादा ये ऑर्डर हो जाएगा। यस सर। ठीक है ना? जबकि प्रीवियस केसेस में हम इनको रोक रहे थे, दूसरे ग्रुप को माइग्रेट कर रहे थे क्योंकि ये कार्बोटाइन को स्टेबलाइज कर रहे थे, यहाँ पे यही माइग्रेट कर जाएंगे। ये इसके अंदर डिफरेंस है। जब बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस आता है तभी आपको ये बात को ध्यान रखनी है कि फिनाइलिक ग्रुप हैज अ मोर माइग्रेटिंग एटीट्यूड, और फिनाइल के ऊपर अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनर जुड़ा होगा तो वो और बढ़िया माइग्रेटिंग करेगा, क्योंकि प्लस चार्ज बेंजीन रिंग में आकर स्टेबलाइज हो जाता है। दिस इज अ माइग्रेटिंग एटीट्यूड अप्रोच। और बाकी एल्काइल में तो वही सेम ही रहेगा। कौन सा वाला? जो अपन लोगों ने नॉर्मली पढ़ा था, जैसे प्रोपाइल है और इथाइल है ब्यूटाइल और मिथाइल, तो सबसे बढ़िया इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है? प्रोपाइल, यही रहेगा। अगर अपने पास टर्शियरी ब्यूटाइल है, आइसोप्रोपाइल है और इथाइल है, तो नजर आ गया बेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है? टर्शियरी ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, देन इथाइल। ठीक है ना? तो बेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर वाले कॉन्सेप्ट को लेकर ही हम बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस में माइग्रेशन का चेक करते ही रहते हैं। अब कोई आसान ही काम है, देखो कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है। वो जो कॉन्सेप्चुअल है उन बातों को छोड़ दीजिए, आप तो सीधा सीधा सा ग्रुप को देखिए बस। ये रहा अपना, ये अपने पास जुड़ा हुआ है, यहाँ OMe, यहाँ पे हमारे पास OH है, यहाँ बाजू वाले कार्बन पर प्लस आया किसी रिएक्शन में, तो आपने देखा कि भाई यहाँ लोन पेयर वाला ग्रुप है, यानी बैक बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट नॉर्मल वाला नहीं है। तो यहाँ थोड़ा पे सा आपने ऊपर कीजिए ना। यहाँ पर हम किसे अप्लाई कर देंगे? जो बेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर होगा उसे हम माइग्रेट करेंगे। और ये दिख रहा है आपको, OMe का माइग्रेटिंग एटीट्यूड सबसे ज्यादा है। माइग्रेटिंग एटीट्यूड को सर ये जो CH3 के बाद ये क्यों है सर? हाँ जी बेटा, सर ये जो CH3 के बाद है, इसके बाद ये यहाँ से नीचे से है ना? अब उसको सर थोड़ा नीचे कर दीजिए, नीचे वाले पेज पे।
तो अब इसके अंदर मिथाइल और एनिसोल जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस एम आ रहा है, यहाँ सिर्फ क्या आ रहा है, प्लस आई आ रहा है और हाइपर कॉन्जुगेशन आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डोनर कौन हो गया, प्लस एम वाला, यानी ये माइग्रेट करेगा। और हमारे पास रीअरेंज होके इस कार्बोकेटायन को बना लेगा। सर हो गया सर। लिखा? यस सर। और एग्जांपल देखिए, यहीं पर हमारे पास यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे आइसोप्रोपाइल और मिथाइल, तो आपने देखा माइग्रेशन किसे कराएं, आइसोप्रोपाइल शिफ्ट। आइसोप्रोपाइल शिफ्ट होते ही हमारे पास कार्बोकेटायन बैक बॉन्डिंग में आ जाएगा। बेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर वाला फंडा, यहाँ तो नॉर्मल केसेस में भी हो गया सर, हो गया। आवाज नहीं आ रही है सर। सर ऑडियो नहीं आएगी, आ जब मैं बोलूंगा तभी तो आएगी ना। सर जैसे इसके सवाल ये दिया हुआ है, आइसोप्रोपाइल वाला में आप क्या बोले, बस आइसोप्रोपाइल सुनाई दिया था, उसके बाद ऑडियो बंद। आइसोप्रोपाइल और मिथाइल ना बेटा, उसमें मिथाइल और आइसोप्रोपाइल में किसका इलेक्ट्रॉन डोनर नेचर ज्यादा है, आइसोप्रोपाइल का, तो आइसोप्रोपाइल शिफ्ट हो गया। ठीक है ना, इसमें से किसे भेजेंगे बताइए, OME ओएमई की पोजीशन चेक कर लो बेटा, ओएमई जरा देखो। हाँ यहाँ पर ये वाला बेस्ट, यहाँ पे मेटा पे है, ये देखो जाएगा सर, यहाँ पे तो ये माइनस आई है, जाएगा सर। और यहाँ पर पीएच, और यहाँ पे टोलाइल, ये CH3 की वजह से क्या आ गया, हाइपर कॉन्जुगेशन एक्स्ट्रा आ गया, तो इलेक्ट्रॉन डोनर बढ़िया कौन सा हुआ, मिथाइल वाला हुआ है नहीं हुआ, सर, टोलुइन जो होगा वो माइग्रेट होगा। बेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर को माइग्रेट करना है, बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस की कंडीशन है, तो यहाँ क्या बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस की कंडीशन है क्या, अभी तो आपने माइग्रेट तो करा दिया, पर जरा देखो तो सही, क्या यहाँ बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस की कंडीशन है, नो सर। नो नहीं है, सर। तो फिर हम नहीं है सर। माइग्रेट कर रहे हैं टोलाइल को। नॉर्मल कंडीशन में क्या कॉन्सेप्ट था कि बनने वाला कार्बोकेटायन पहले से ज्यादा स्टेबल मिलना चाहिए, तो यहाँ से डिस्टेबलाइजिंग, मैं समझ रहे हैं दोनों चीजों को कंपेयर करा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस नहीं है, तो क्या देखेंगे कि बनने वाला कार्बोकेटायन जो बने हैं वो स्टेबलाइज फॉर्म में रहे, तो जो डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर है उसको हटा देते हैं। तो कौन डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर है, ओएमई वाला, तो यहाँ पे OME हटेगा। हाँ, यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं है, यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं है, बैक बॉन्डिंग नहीं है यहाँ पे, तो नॉर्मल वाला केस लगाना है, इसलिए यहाँ पे ओएमई वाला होगा, ये शिफ्ट नहीं होगा, तो इसलिए आंसर में हमारा कार्बोकेटायन यहाँ पर यही बनकर आएगा। अब ये बेंजीन के साथ में भी रिजोनेंस है, डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर था वो हट गया और ये बन गया। पर अगर यही सवाल आपको ऐसे दिया होता, दोनों का कंपैरिजन में साथ साथ करा रहा हूं। अब यहाँ देखो, अब देखा बाजू में लोन पेयर वाला आ गया, अब तो बैक बॉन्डिंग कंडीशन आ गई, अब यस सर, आ गई। आ जाए तो बैक बॉन्डिंग कंडीशन आ जाएगी। अब किसे हटाएंगे, अब ये माइनस आई दे रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होगा, यहाँ पे माइनस आई वाला तो डोनर नहीं है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो कौन सा शिफ्ट कर जाएगा, पीएच शिफ्ट कर जाएगा, दोनों में फर्क है। सर ये वाला आ गया ना सर।
मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ऊपर वाला कंडीशन में बैक बॉन्डिंग नहीं थी। क्या ऊपर पड़ा हो तो वो सारा लास्ट क्लास का पढ़ाया हुआ है हम लोगों ने, बैक बॉन्डिंग के अलावा जो लास्ट सर ये कंडीशंस पढ़ी थी हमने, मिथाइल OMe शिफ्ट, की जगह सर ये फिनाइल CH3 होता तो शिफ्ट, कौन सा शिफ्ट रिंग होता? एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, वो सब पढ़ा था आप लोगों ने। वहां सर पे मैंने बताया OMe की था हर जगह स्टेप में, बात नहीं करें यार आप लोग, एक तो हर स्टेप में बनने वाला कार्बोकेटायन पहले से ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, तो इसलिए हम लोगों ने वो डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर को हटा दिया। ओके, दूसरी चीज, यहाँ जब हमारे पास लोन पेयर वाला ग्रुप आता है तो हम इलेक्ट्रॉन डोनर वाले को रिप्लेस करते हैं, क्योंकि वो ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करता है। तो OMe यहाँ माइनस आई था, तो इसलिए पीएच शिफ्ट किया और हमारे पास बनकर देखिए ये आएगा। तो दोनों में कंपैरिजन समझ लीजिएगा, कब कौन सा इफेक्ट लगाना है वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। OMe की जगह सर CH3 होता तो कौन सा शिफ्ट होता, फिनाइल या फिर CH3? अब आप बताओ कौन होता बेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर, आप बताओगे तभी। तो वो होता CH3 वाला, हाँ, तो CH3 वाला होता, बिल्कुल सही। प्लस M करता, हाँ, प्लस प्लस एम नहीं, प्लस एच करता। H, जैसे आप जो गलत कह रहे हो वही आप कह रहे हो कि ये सवाल अगर ऐसा होता, ये मिथाइल जुड़ा होता, तो हम किसको माइग्रेट करते, तो फिर हम बेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर को, तो यहाँ पे टोलाइल वाला शिफ्ट होता, टोलुइन को शिफ्ट करते हम। ये बन जाता हमारे पास। तो दोनों की अप्रोचेस में फर्क है। नॉर्मल कंडीशन में हमें उसे हटाना होता है जो डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है, पर जब बैक बॉन्डिंग कंडीशन आती है तो हमें क्या करना होता है, हमें बेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर को ही माइग्रेट करना होता है। हो गया सर। तो देखो जरा, अगर ये सवाल ऐसे दिया होता बेटा, इस सवाल को समझिएगा। अब हम एल्काइल ग्रुप को छोड़ के रिंग लिया है। अब ये वाला प्लस कौन सी पोजीशन पर है, 1 पर। 2 वाली पोजीशन पर OH है। अगर ये +2 पर आ जाए तो हमारे पास बैक बॉन्डिंग में आ जाएगा। तो क्या करना चाहिए बताइए, यहाँ तो कोई ग्रुप तो है ही नहीं, क्या करना चाहिए। इस प्लस को 2 पे लाने के लिए क्या कर देना चाहिए। हाइड्रोजन को शिफ्ट करेंगे सर। हाइड्रोजन दिख रहा है कि आपको 4 बॉन्ड के अलावा 5वां कौन सा लाओगे बॉन्ड। रिंग को एक्सटेंड कर देंगे, यस, वेरी 6 गुड। मेंबर रिंग बना लेंगे। यस, रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, बिल्कुल। यहाँ पे हमारे पास ये प्लस को जैसे 1 से 2 पे लाए थे तो एक्सपेंशन किया था, वही काम आपने यहाँ करना है। यानी हमारे पास यहाँ जो जुड़ा हुआ है वो OH जुड़ा है यहाँ पे। इधर क्या करते थे हम लोग, ये रहा हमारे पास में जो 5 मेंबर रिंग है, उसका जो बॉन्ड है वो यहाँ से टूटना चालू होगा और यहाँ जुड़ना चालू करेगा। यहाँ पर ये था पहले, तो यहाँ पे बीच में क्या हो गया, ट्रांजिशन फेज में 3 में MCTS बन गई। ये रही देखो क्या हो गया, एक्सपेंशन। रिंग कितने मेंबर हो गई, 6 मेंबर, 1 2 3 4 5 एंड 6। सही शक्ल बना लो। 1 पर क्या बचा, 2 मिथाइल। 2 पर क्या बचा, OH और प्लस। सर आवाज आ रहा है सर सर। हेलो हेलो सर, ये बोलिए सब बेटा? माइक इन सबको बोलिए सर अनम्यूट करके रखे। प्लीज अनम्यूट माइक करें म्यूट बेटा। करके रखा है सर, उधर से आवाज आ रहा है। मैं करता हूँ, सबको म्यूट कर देता हूँ। सर कभी का आवाज आ रहा है। या सर जिसका आवाज है उसको सर क्लास से बाहर निकाल दो। तो कोई क्वेश्चन पूछना है सिर्फ वही अनम्यूट करके पूछे, कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट ना करे। अब सुन लीजिए बात वापस से। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास ये कंपाउंड दिया हुआ था, पूछा व्हाट विल बी अ रीअरेंज प्रोडक्ट। तो इस मिथाइल के पास में 2 पोजीशन पर OH था जिसके पास लोन पेयर था। अगर ये +2 पे आ जाए तो बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस में आ जाएगा, और उसके लिए हमें 2 पर कोई ग्रुप नहीं था कि इसको माइग्रेट करके हम लोग लेके आते। तो इसलिए हमने रिंग को एक्सपेंड कर दिया, यानी 2 वाला जो ये वाला बॉन्ड था, ये वाला बॉन्ड तोड़कर 2 वाले को 1 पे लगा दिया। तो ये वाला बॉन्ड टूटकर 1 पर लग गया, तो +1 से 2 पर आ गया।
क्या फर्दर रीअरेंजमेंट करें क्या इसमें? यस सर, एच शिफ्ट सर। उसमें तो गड़बड़ हो जाएगा ना बेटा, आप हाईली स्टेबलाइज कंडीशन से लेस स्टेबलाइज पे पहुंच जाएंगे मिथाइल शिफ्ट करेंगे तो। बैक बॉन्डिंग इज अ नंबर 1 कंडीशन टू एक्सप्लेन कार्बोकेटाइन, उसके बाद फर्दर रीअरेंजमेंट नहीं करते हैं, ठीक है ना? इसमें सर कॉन्ट्रैक्शन का केस भी आ सकता है क्या? यहाँ पे आ सकता है, बिल्कुल आएगा, वो भी करेंगे अभी। यहाँ पे नो फर्दर रीअरेंजमेंट, क्योंकि ये हाईली स्टेबलाइज फॉर्म हमारे पास आ चुकी है। यानी जब भी बैक बॉन्डिंग का केस बनेगा उसके बाद वो नहीं करेंगे अपन उसको। नहीं, मिथाइल फिर Displace- आगे फिर रीअरेंजमेंट, ये सबसे स्टेबलाइज फॉर्म में पहुंच गए आप नंबर 1, क्योंकि अगर जैसे ही बैक बॉन्डिंग कर जाएगा ना तो ऑक्टेट पूरा सबका हो जाएगा, इसलिए ऐसे सर तो देखो अगर हमेशा ये ऐसा होगा सर? हमेशा ऐसा ही होगा। अब अगर सवाल ये ऐसे दिया होता और अभी प्लस यहाँ दिया होता, अब क्या करते बेटा? अब स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन बनाने के लिए क्या करते? बैक बॉन्डिंग किस साइड है अब? राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड पे जिससे OH जुड़ा है वहां पे क्या क्या है? मिथाइल शिफ्ट कर सर देंगे पहले फिर तो वो हाइड्राइड शिफ्ट। बनाते हैं, पहले सर 6 मेंबर रिंग बनाते हैं, फिर हाइड्राइड शिफ्ट करके उधर बुला लेते हैं OH के ये पास। क्या करते हैं यहाँ, जब सीधा ही हाइड्रोजन है तो जरूरत क्या थी 6 मेंबर रिंग बनाने की? डायरेक्ट ही हमारे पास हाइड्राइड शिफ्ट करते बैक बॉन्डिंग में नहीं आ जाता? शिफ्ट कर दीजिए क्यों सर, कल तो अपन ने पहले 6 मेंबर रिंग बनाई थी, पहले फिर 6 hydrogen मेंबर बनाते हैं ना पहले मेंबर तो। रिंग बनाने का रूल क्या था बेटा? जब कार्बोकेटाइन लेस देन 6 मेंबर रिंग के बाहर हो। क्या यहाँ पे कार्बोकेटाइन बाहर है क्या? नो नो सर। सर। ये तो 5 मेंबर रिंग के ऊपर है, तो कैसे? यस सर। सर तो ये जब सेम क्वेश्चन होमवर्क में भी था। तो अब यस ये सर। क्वेश्चन देखो, अब जब ये हाइड्राइड शिफ्ट आप करोगे ना, आ गया, क्या रिंग एक्सप्रेशन करना चाहिए? सोचो जरा। यस सर। क्यों? ऑलरेडी बैक बॉन्डिंग में आ चुका है, ऊपर क्या लिखा है अभी? रीअरेंजमेंट नहीं करना है, नो Yes, फर्दर sir. रीअरेंजमेंट। तो जब Yes, ऑलरेडी sir, आ नहीं चुका है, करना। अगर आप इसको ओके सर, ring ओके। expansion- अगर आप रिंग एक्सपेंशन करोगे तो उल्टा क्या हो जाएगा, ये बैक बॉन्डिंग से हट के 2 पोजीशन में पहुंच जाएगा, तो गलत हो जाएगा ना वो तो। सर सेकंड वाले बोला वो नहीं आ रहा, क्लियर हो रहा है सर। हाँ जी बेटा, इस वाले कार्बोकेटाइन में जो हमारे पास सेकंड वाला क्वेश्चन में बनाया गया है, ये प्लस चार्ज को यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, बाजू वाला कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, OH लोन पेयर लिया हुआ है, उस प्लस को हमें बैक बॉन्डिंग में पहुंचाना है, तो Me और H में से उस ग्रुप को माइग्रेट कर देंगे जिसका माइग्रेटिंग एटीट्यूड ज्यादा है, तो HAR होता है, तो H वर्सेस R में H शिफ्ट कर दिया जाए तो प्लस अपने आप बैक बॉन्डिंग में आ जाएगा, तो मैं रिंग एक्सपेंशन करूंगा ही क्यों बैक बॉन्डिंग में जब डायरेक्ट आ गया है तो। अगर मैं रिंग एक्सपेंशन करूंगा तो उल्टा यहाँ पर अब इसके बाद फर्दर रीअरेंजमेंट कर नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी स्टेबलाइज फॉर्म आ चुकी है। अगर मैंने यहाँ रिंग एक्सपेंशन किया तो हमारे पास में वहां पर उल्टा क्या हो जाएगा, कार्बोकेटाइन रिंग से हटकर, मतलब बैक बॉन्डिंग से हटकर रिंग में आ जाएगा। करके देखो ना एक बार, तो हमारे पास उल्टा लेस स्टेबल। अगर तुम इसको रीअरेंजमेंट करोगे तो क्या होगा, ये रहा 1 और ये 2, तो +2 पे नहीं आ जाएगा बेटा, बैक बॉन्डिंग से हटेगा या नहीं हटेगा? एक्सपेंशन करोगे तो 2 वाले बॉन्ड को तोड़कर 1 पे लगाते हो ना। सर आप होमवर्क वाले क्वेश्चन क्योंकि उसी में ये सेम क्वेश्चन है। हाँ बेटा, ऊपर वाला क्वेश्चन सेम कहाँ है, ये तो अलग है, इसमें OH इधर है। HW डिस्कशन की बोल रहे हो? अच्छा, होमवर्क में है, हाँ, तो उसमें यही वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो बैक बॉन्डिंग पर ही बेस्ड था। और देखो, और सवाल करो, यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं करेंगे, और देखो। अब क्या करना चाहोगे बेटा? कॉन्ट्रैक्शन कर देंगे सर इसमें। सोच के देखिए एक बार। सर इथाइल शिफ्ट कर देंगे। दोनों तरह के सवाल बना रहा हूं मैं आपके लिए, और एक कार्बोकेटाइन है, दोनों में क्या डिफरेंस होगा बताइए?
सर ऊपर वाले में रिंग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। रिंग कॉन्ट्रैक्ट करने पे साइक्लोप्रोपाइल बन जाएगा, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं इसलिए कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी का नंबर 1 फैक्टर क्या सिखाया गया है आपको? साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन बनना या बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस कराना? बैक बॉन्डिंग बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस साइक्लोप्रोपाइल। अच्छा एक बात बताओ, ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस? क्या होता है ये बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस? सर दूसरा वाला अपने इलेक्ट्रॉन्स उसके वैकेंट देखो, ऑर्बिटल में डाल दे। हाँ, तो उससे क्या फायदा हुआ? लोन पेयर गया, स्टेबल हो गए दोनों। स्टेबल क्यों हो गए? Ethyl क्योंकि shift दोनों हो का जाएगा ऑक्टेट सर। पूरा हो गया। हुआ या नहीं हुआ? पर कोई भी कार्बोकेटाइन जो यस सर। उसमें भले ही 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्टेट पूरा होता है क्या कार्बोकेटाइन का? नो सर। नो सर। इसलिए हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस डोमिनेटिंग कंडीशन है, नंबर 1 कंडीशन है स्टेबिलिटी को। तो साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन की तरफ ना जाकर आप इसके अंदर क्या चाहोगे? इस OH की तरफ ले आओ। तो क्या करना चाहोगे इस सवाल में बताओ? इस प्लस को OH पे लाना है, क्या करना होगा? एक्सपेंशन करेंगे सर। एक्सपेंशन एक्सपेंशन करने पर OH के सामने आएगा क्या ये? नो सर। ट्राइडेट शिफ्ट होगा सर। बेटा वहाँ पे 4 बॉन्ड ऑलरेडी हो चुके हैं, इथाइल शिफ्ट करोगे ना? यस सर। सर बोला है। हाइड्रोजन है ही नहीं ना यहाँ पे, तो इथाइल शिफ्ट इथाइल शिफ्ट करेंगे। यस। तो उसने सबसे पहले यही तो बोला था। नहीं वो तो बोला, उसके लिए नहीं कह रहा हूँ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना हर चीज को कि कैसे करना है। इसको कंपैरिजन को समझिए आप। ओके सर ओके। ये हो गया। अब अगले वाले में क्या करोगे? अब बताओ। अब प्लस को OH के सामने लाना है, अब क्या करोगे? एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन। अब समझ आ गई ना बात? क्योंकि यहाँ पर अब हाइड्रोजन वगैरह है ही नहीं, तो यहाँ पे ये रहा 1, ये रहा 2 वाला बॉन्ड तोड़कर 1 पर लग गया, यानी एक्सपेंशन किया। एक्सपेंशन करते ही रिंग कैसा हो गया? 5 मेंबर। 1 पर क्या मिले? 1 पर मिले 2 इथाइल, 2 पर क्या मिला? OH और प्लस आ गया। अब फर्दर रीअरेंजमेंट करें या नहीं? नो सर। नो सर। अब नहीं करना नो है, सर। बिल्कुल नो भी नहीं करना। बैक बॉन्डिंग। समझ गए ना? ऊपर वाले दोनों एग्जाम्पल जो कराए थे उसका फिर से हमने रिव्यू कर लिया एक और बार। यस सर। ये भाई तुम लोग शांत रहो ना, हमेशा बोल रहे हो क्लियर नहीं हो रहा। हो गया सर। ठीक है, अब देखो बेटा, अब यही क्वेश्चन ऐसे आता। सर माइक म्यूट करके पढ़ाओ ना सर, हाँ जी बेटा। बहुत डिस्टर्बिंग हो रहा है। सर पहला कि ये सबने माइक अपना अनम्यूट करके रखा है सर, सबने अपना माइक म्यूट करके रखा है। प्लीज बेटा नहीं आवाज आ रहा है उधर से ज्यादा। तो आप म्यूट करके रखिए। सर आपके सर थोड़ा ऊपर कीजिए सर, थोड़ा आ रहा है फोन आवाज रहा है सर बैक। सर आपकी तरफ से सिग्नल वीक आ रहे हैं। यार पढ़ने दो सब यार, प्लीज शांत रहो सब यार क्लास में। यस राइट भाई कह रहे हो। लिखा आपने बेटा? हो गया सर, कंप्लीट हो गया यस सर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन ऐसे दिया होता, सुनिएगा। यहाँ पर अपने पास इस एग्जांपल को देखिएगा, बहुत खास एग्जांपल है ये भी। ये देखिए, ये दिया हुआ है। अब हम यूजुअली हम पहले क्या कर रहे थे, जब सेकंड लेवल ऑफ क्वेश्चंस किए थे, हम रिंग को 6 मेंबर तक लेके जा रहे थे, कर रहे थे ना ये काम, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। बैक बॉन्डिंग कंडीशन ऐसी कंडीशन है जो हाईली स्टेबल है, उसमें हम सारी चीजें अबनॉर्मलिटीज भी ला सकते हैं। द रीजन इज मोस्ट स्टेबल कंडीशन बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस में कार्बोकेटाइन का है। अब जैसे ये रिंग 6 मेंबर है, आप बोलोगे सर ये तो ऑलरेडी स्टेबल है, इसमें क्यों छेड़खानी कर रहे हो आप? इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट कहता है कि मेरा पास में कार्बोकेटाइन ऐसा बनना चाहिए जिससे सिस्टम में स्टेबिलिटी गेन हो जाए। तो अब ये देखो, ये इसका 1 पोजीशन है ना, ये वाला 1, और ये पोजीशन 2 है इस रिंग के अंदर, और 2 पर कौन है? अपना फंक्शनल ग्रुप है जिसके पास लोन पेयर है।
तो इस प्लस को 2 पे पहुंचाना चाहिए नहीं पहुंचाना चाहिए? बिल्कुल पहुंचाना चाहिए, यही तो पढ़ रहे थे देर से। तो प्लस को 2 पर पहुंचाने के लिए अब यहाँ तो कोई हाइड्रोजन वाइड्रोजन तो है नहीं, ऑलरेडी कार्बन के 4 बॉन्ड है। जैसे आपने वहां एक्सपेंशन किया था, यहाँ पे क्या होगा, ये जो 2 वाला बॉन्ड दिख रहा है ना आपको, ये 2 वाला बॉन्ड टूट के 1 पर लग जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, रिंग कॉन्ट्रेक्शन 6 से 5 मेंबर भी हो जाएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हमारे पास उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर ये बॉन्ड टूटा है, ये बॉन्ड टूटा है और यहां से टूटकर कहां लगा है, इस पोजीशन पे लगा है। बीच में कौन घूमा है, प्लस, और यहाँ कौन था, OH। देखो जरा, समझने के पहले यहाँ पे समझो इस चीज को, क्या किया हमने, 1 वाले प्लस जो 1 पर था उसे 2 पे पहुंचाने पर बैक बॉन्डिंग रिजोनेंस कंडीशन मिल रही थी। तो 2 वाले बॉन्ड को तोड़कर हमने 1 पर लगा दिया, तो प्लस चार्ज OH के सामने आ जाएगा, नहीं आएगा? और रिंग कैसी हो जाएगी, 5 मेंबर रिंग। यानी इसकी अब सही अप्रोच जब बनाओगे तो इस रिंग की शक्ल तो हो गई 5 मेंबर रिंग। ये रहा हमारा जो रिंग था, 6 मेंबर तो था, वैसा का वैसा ही रहा। और OH कहाँ पे, यहाँ पे था, और प्लस कहाँ आ गया, OH के सामने। देखो रिंग कॉन्ट्रैक्शन हुआ है नहीं हुआ? यस सर, हो गया। तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, 6 मेंबर से हम यहाँ पे 5 मेंबर भी जा सकते हैं, 6 से 7 मेंबर भी जा सकते हैं, बिकॉज बैक बॉन्डिंग रिजोनेंस इज अ मोस्ट डोमिनेटिंग कंडीशन। इसलिए सारे एबनॉर्मल फैक्टर भी हम कर लेंगे। हो गया सर, आगे करिए। जैसे अगर सवाल ऐसे होता, आवाज नहीं आ रही है। बताइए इसका क्या करते, रीअरेंजमेंट करके। सर 7 सर 7 मेंबर वाला 7 रिंग बन मेंबर रिंग। जाएगा ना मेंबर बैक रिंग साइड बना में। लेंगे। बिल्कुल 7 ठीक, मेंबर बिल्कुल रिंग बना सही। अब लेंगे समझ और गए बात। ये रहा 1 और ये 2, बैक प्लस बॉन्डिंग। यहाँ हाइड्राइड मिथाइल तो है नहीं, तो रिंग का 2 वाले बॉन्ड को तोड़कर कहाँ लगाएंगे, 1 पे लगाएंगे, तो ये रिंग 7 मेंबर हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 7 मेंबर रिंग बनाई जा सकती है, क्योंकि हमारा बड़ा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है जो कि बैक बॉन्डिंग रिजोनेंस है। ये रहा 1, ये रहा 2, 2 पे आ गया OH, 2 3 4 5 6 7, और 2 पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, ये बन जाएगा। ठीक, तो इस तरह से रीअरेंजमेंट कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है, और इन सब बातों से आपको मोस्ट स्टेबल कंडीशन को लेके आनी है। दोनों और सॉल्व कर दीजिए लास्ट सवाल, फिर उसके बाद रिएक्शंस पे आते हैं। दोनों के आंसर बना दीजिए बेटा। सर पहले में टर्शियरी ब्यूटाइल और दूसरे में आइसोप्रोपाइल शिफ्ट कर देंगे। यस, अब यहाँ तो जो भी है एल्काइल ग्रुप्स हैं, और एल्काइल ग्रुप में बेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर को ढूंढना है, तो यहाँ टर्शियरी ब्यूटाइल शिफ्ट।
यहाँ पे हमने बढ़िया इलेक्ट्रॉन डोनर है आइसोप्रोपाइल शिफ्ट। ओके, तो अब आपको मैं फिर से एक बार समराइज वे में बताता हूँ बेटा। नॉर्मल कंडीशन नंबर 1, पहला बॉन्ड ऐसे शिफ्ट करो जिससे बनने वाला कार्बोकैटायन स्टेबल मिले, या बॉन्ड ऐसे तोड़ो जिससे बनने वाला कार्बोकैटायन स्टेबल मिले। दूसरी कंडीशन 1 to हाइड्रोजन शिफ्ट, कार्बोकैटायन अगर 1 डिग्री 2 डिग्री है, बाजू वाला 3 डिग्री है, या अगर 1 डिग्री है बाजू वाला 2 डिग्री है, तो हाइड्राइड शिफ्ट करो, नॉर्मल कंडीशन। तीसरी कंडीशन, कार्बोकैटायन 1 डिग्री है और बाजू वाला यहाँ पर 4 डिग्री है, कार्बोकैटायन 2 डिग्री है और बाजू वाला 4 डिग्री है, तो मिथाइल शिफ्ट या करना पड़ेगा, या जो बेस इलेक्ट्रॉन डोनर होगा उसे शिफ्ट करेंगे। कंडीशन नंबर 3, जब भी हमारे पास कार्बोकैटायन बने फर्स्ट स्टेप में और बाजू में लोन पेयर आ जाए, तो फिर हमें माइग्रेटिंग एटीट्यूड देखना होगा और जो बेस इलेक्ट्रॉन डोनर होगा उसे माइग्रेट करना पड़ेगा। बैकबॉन्डिंग कंडीशन में हम रिंग एक्सपेंशन 6 से ऊपर भी कर सकते हैं, रिंग कॉन्ट्रैक्शन 6 से नीचे भी कर सकते हैं, दोनों काम किए जा सकते हैं। ठीक है, बैकबॉन्डिंग आइसोप्रोपाइल को भी तोड़ सकते हैं क्या सर? उसके लिए आइसोप्रोपाइल के आगे वो जो CH2 लगा पॉजिटिव लगा नहीं, रहता इनमें है। कोई नहीं ब्रेक कर सकते हैं, इनमें कुछ ब्रेक नहीं कर सकते हैं। पे करते हैं, वो बोलेंगे फोन पे कर देंगे। इनमें एल्काइल ग्रुप्स में कोई ब्रेक नहीं कर सकते, जैसा एल्काइल ग्रुप है वो वैसे के वैसे ही जाएगा। तो ये हमारे रीअरेंजमेंट के सारे केसेस कंप्लीट हो गए। अब इनकी रिएक्शंस पे चलते हैं। सर अगर यहाँ पे साइक्लोप्रोपाइल होता और बैक बॉन्डिंग, तो उसमें साइक्लोप्रोपाइल को भी वो कर देते क्या? हाँ कर सकते थे बिल्कुल बेटा। लेकिन सर साइक्लोप्रोपाइल तो मोल स्टेबल होता है ना। नहीं, साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायन की रेफरेंस में अगर अब बैक बॉन्डिंग आ रहा होगा तो हम बैक बॉन्डिंग की तरफ जाएंगे, साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायन की तरफ नहीं जाएंगे। अगर साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायन की रेफरेंस में बैक बॉन्डिंग आ रहा होगा, जैसे सपोज कीजिए, इसको बाद में लिखना, अगर मैं आप वाला इस सवाल का एग्जांपल बनाता हूं, आपके पास क्वेश्चन में ऐसा होता, ये दिया होता बाय डिफॉल्ट सवाल में, तो अभी तो ये ऑलरेडी स्टेबलाइज है ना। तो अगर नॉर्मल केसेस में तो हम उसमें रीअरेंजमेंट नहीं करते हैं, पर यहाँ बाजू में देखो लोन पेयर बैठा हुआ है, तो इसलिए इसमें रीअरेंजमेंट हो जाएगा। और हमारे पास में अब ये कार्बोकैटायन जो है पहले वाले से ज्यादा स्टेबलाइज है, साइक्लोप्रोपाइल से भी ज्यादा, इसलिए क्योंकि यहाँ लोन पेयर आ गया है। लोन पेयर आने से ये स्टेबलाइज होके लोन पेयर को इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्टेट पूरा कर देगा। यहाँ ऑक्टेट थोड़ी पूरा हो रहा था, समझ गए ना? तो बिल्कुल कर सकते हैं। ओके सर। Back bonding resonance is a most dominating condition for explain carbocation stability. सर ये इसी का टॉपिक है या न्यू टॉपिक है? हेडिंग है सर। नहीं, ये तो इसका बता रहा हूँ, इस वाले सवाल का एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने कि साइक्लोप्रोपाइल होते हुए भी मैं बैक बॉन्डिंग की तरफ लेके गया, क्योंकि बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस इज अ मोस्ट डोमिनेटिंग कंडीशन। अब लिख रहे हैं हम टॉपिक जो है, कार्बोकैटायन बनाना सीख लिया आपने, इंटरमीडिएट तक पहुंच गए, अब रिएक्शन पूरी लिखनी जरूरी है। तो अब रिएक्शन के बारे में सोचेंगे, कार्बोकैटायन बेस कितनी केमिकल रिएक्शन है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। सर ये बैक बॉन्डिंग उसके बाद क्या लिखना है? Back bonding resonance is the most dominating condition for stability of carbocation. Back bonding resonance is the most dominating condition for a stability of carbocation.
अब आपको कार्बोकेटाइन बेस रिएक्शंस आपको बतानी है जो कि हमारे सिलेबस में है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, ये कार्बोकेटाइन पर दो तरह की रिएक्शन हो सकती है बेटा। कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है ना, कोई भी कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो यहाँ दो तरह की अप्रोच होती है इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज की। हमें क्या करना है, प्रोडक्ट बनाने के लिए इसका जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है उसको पूरा करना है, राइट। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज OH- सपोज कीजिए, वो इस कार्बोकेटाइन के साथ बॉन्ड बना रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्टेट पूरा कर रहा है, तो इस OH- ने कैसा बिहेव किया, इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड बनाया है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि OH- एक न्यूक्लियोफाइल है? यस सर। तो ये बॉन्ड बन गया है। दूसरी चीज, अगर यही OH- इस CH3CH3 के और इस बीटा कार्बन के ऊपर इस कार्बोकेटाइन पर अप्रोच ना करके अभी इसने यहाँ पे प्रोटॉन निकालकर और यहाँ पे इसका ऑक्टेट पूरा किया बॉन्ड पेयर देकर, तो जब बेस प्रोटॉन को लेके जाता है तो ये OH- क्या आप न्यूक्लियोफाइल है या बेस है? बेस बेस है, क्योंकि बेस ने क्या किया, आपने न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी पढ़ाई गई होगी आपको पहले जब कार्बोकेटाइन स्टार्ट हुआ था। यस सर। यस सर। उसमें क्या था, अप्रोच ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज टुवर्ड्स वैकेंट ऑर्बिटल, दैट इज अ न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये जो पहली प्रॉपर्टी है वो कौन सी प्रॉपर्टी के बेसिस पर आंसर दिया गया है, न्यूक्लियोफिलिसिटी के बेसिस पर। An approach of electron donor species towards proton, that property is known as basicity। और बेसिसिटी पर होने पर प्रोटॉन रिवील हुआ तो ये बॉन्ड पेयर यहाँ पे छूट गया, तो ये बॉन्ड पेयर क्या करेगा, वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देके इसका ऑक्टेट पूरा कर देगा ना। तो हमारे पास कार्बोकेटाइन गिव्स टू टाइप ऑफ रिएक्शन। टू टाइप ऑफ रिएक्शन। First one is nucleophilic substitution. Second one is elimination. पहला यहां से कोई हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा तो लिविंग ग्रुप हटा होगा ना, तो उसकी जगह पे क्या आ गया, OH- सब्स्टिट्यूशन हुआ है नहीं हुआ, एक गया दूसरा आ गया, तो यानी ये जो है ये तो कौन सी है, सब्स्टिट्यूशन है। और यहाँ पे क्या हुआ है, प्रोटॉन निकला है तो एलिमिनेशन हुआ है किसी ग्रुप का, तो बेसिसिटी के साथ हम इस रिएक्शन को क्या नाम देते हैं, एलिमिनेशन। तो समझे ना, कार्बोकेटाइन का मेन कंसर्न क्या है, मतलब इंटरमीडिएट बढ़ने के बाद वो चाहेगा कि भाई कार्बोकेटाइन की फॉर्म में थोड़ी पड़ा रहेगा, वो उस रिएक्शन मीडियम में जो भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है उससे बॉन्ड बनाना चाहेगा। तो वो बॉन्ड बनाने के दो तरीके हैं। इलेक्ट्रॉन डोनर अगर सीधा ही उसके वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड बना ले तो प्रोडक्ट ये भी मिल सकता है, और वो इलेक्ट्रॉन डोनर उस वैकेंट ऑर्बिटल पे ना अप्रोच करके उसके प्रोटॉन को लेकर चला जाए तो वहां पर एल्कीन बन जाएगी, तो बेसिसिटी प्रोडक्ट बन सकता है। तो जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन है कार्बोकेटाइन बेस, वो हमारे पास में दो तरह के प्रोडक्ट बनाएंगे आगे, एज अ न्यूक्लियोफाइल, एज अ बेस, दो तरह की अप्रोचेस हमें मिलेंगी। ये पूरे ऑर्गेनिक के अंदर आगे की रिएक्शंस हैं वो इन्हीं दो फैक्टर्स पर बेस्ड हैं। तो पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। सारे बेसिसिटी का जो आपने रिएक्शन लिखा है थोड़ा एक बार वापस समझा दो।
आपने बेसिसिटी टर्म पढ़ा था ना बेटा? बेसिसिटी इज अ थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टी, बताया होगा आपको सर ने। जो नहीं बेस सर, होता ये है ना, इसमें जो ये OH नेगेटिव है वो सर, वो मतलब H O कहाँ गया सर? वो डबल बॉन्ड बना तो वो बैक बॉन्ड से रेजोनेंस से बना है। नहीं बैक बॉन्डिंग से नहीं, ये तो कार्बोटैन बना है। अब इसके ऊपर कार्बोटैन बनने के बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनर वहां पे रिएक्शन के अंदर जिससे रिएक्शन करानी थी वो अप्रोच करने आया, तो उसने दो तरह से अप्रोच की। सीधा ही कार्बोटैन को इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बना लिया, या फिर उसने क्या किया, प्रोटॉन को लेकर बेस की तरह अप्रोच किया, प्रोटॉन खींच के ले गया। प्रोटॉन खींच के ले गया तो ये बॉन्ड पेयर छूट गया, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन लेकर कहाँ चला जाएगा, वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो बन गया ना डबल बॉन्ड। सर आप ये देखो, हाइलाइटर यूज सर करके समझ बताओ गया ना सर, सर। समझ गया। ये यस देखो, सर, ये दिख रहा, नहीं रहा है सर। ये देखो, ये वाला है अपने पास, ये प्रोटॉन है। अगर कोई B- बेस आया बेटा, प्रोटॉन को हिट किया, बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन ले जाना, तो ये बॉन्ड पेयर छूट गया, बॉन्ड पेयर ऑक्टेट पूरा किया, तो देखो एल्कीन बना या नहीं बना। अब यहीं पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनर आकर, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनर आकर OH- यहाँ पे इधर प्रोटॉन पे ना अप्रोच करके कार्बोटाइल में डायरेक्ट बॉन्ड बना लेता, तो यहाँ पे हमारे पास एलिमिनेशन नहीं हुआ, सीधा का सीधा OH जुड़ गया है कार्बोटाइल पर, सब्स्टिट्यूशन हो गया। सब्स्टिट्यूशन हो गया। यहाँ से हेट्रोलाइटिक बॉन्ड टूटा होगा, कुछ हटा होगा, तभी तो कीटाइन बना होगा, अपने आप थोड़ी पैदा हो गया था। कार्बोटाइल बनाने के तरीके आपको सिखाए गए ना। तो अब हम कार्बोटाइल बनाने के बाद वाले पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। जनरेशन हमने सीख लिया, रीअरेंजमेंट सीख लिया, अब रिएक्शंस पर आ गए। तो कार्बोटाइल दो तरह की रिएक्शन शो करता है विद रेफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज। एज अ न्यूक्लियोफाइल अगर अप्रोच करेगा तो सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, और अगर बेस की तरह अप्रोच करता है तो एलिमिनेशन बोलते हैं। तो पहले लेते हैं हम एलिमिनेशन रिएक्शंस को। एलिमिनेशन रिएक्शन कई तरह की होती हैं। अल्फा अल्फा एलिमिनेशन या 1-1 एलिमिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, 1-2 एलिमिनेशन, और साइक्लिक एलिमिनेशन। साइक्लिक एलिमिनेशन, ठीक। अल्फा बीटा एलिमिनेशन को तीन कैटेगरी में पढ़ेंगे हम लोग, E1, E2, E1CB। अभी कार्बोटाइन पढ़ रहे हैं तो सिर्फ अभी E1 पढ़ेंगे कि व्हाट इज द E1 मींस। E1 की फुल फॉर्म होती है एलिमिनेशन यूनिमोलिक्यूलर। एलिमिनेशन यूनिमोलिक्यूलर। तो क्या होता है एलिमिनेशन? पहले तो अल्फा बीटा और अल्फा अल्फा का मतलब समझ लो। अल्फा अल्फा का मतलब है प्रोटॉन एंड लिविंग ग्रुप रिमूव फ्रॉम सेम कार्बन। एक ही कार्बन से प्रोटॉन और लिविंग ग्रुप हटते हैं। जबकि अल्फा बीटा इन तीनों एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट होता है प्रोटॉन रिमूव फ्रॉम बीटा कार्बन एंड लिविंग ग्रुप फ्रॉम अल्फा कार्बन। यानी जो लिविंग ग्रुप होता है वो अल्फा से निकलता है, और प्रोटॉन जो होता है वो बीटा से निकलता है। उसे हम अल्फा बीटा या 1-2 एलिमिनेशन बोलते हैं। अल्फा से लिविंग ग्रुप कार्बोकेटाइन बना तो बीटा से प्रोटॉन, ठीक है। साइक्लिक एलिमिनेशन एक बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी सिर्फ E1 के बारे में पढ़ते हैं। तो E1 क्या होता है पहले तो इसके बारे में लिखिए।
E1 के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस करते हैं पहले। ये चार्ट बना लिया हो तो बताइएगा मुझे ना। ये सर बना लिया। बना लिया है सर। राइट डाउन। E1 के बारे में लिखिए, इट इज अ 2-स्टेप प्रोसेस सर इट इज अ 2-स्टेप प्रोसेस सर स्क्रीन फ्रीज हो गई है। इट इज अ 2-स्टेप प्रोसेस in first step leaving group removed from alpha carbon leaving group removed from alpha carbon and produce carbocation. And produce carbocation. I repeating It again. is a In first two-step step, process. it is a Sir, two-step process. I repeating again. Listen. In first step, leaving group removed from a alpha carbon and remove. सर मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है सर। इट इज इन फर्स्ट स्टेप के बाद वापस से बता दो सर। अरे भाई रिकॉर्डिंग सुन लेना, इतना तुम्हारे लिए तो रुकेगा कोई। Alpha carbon and produce carbocation. Next point. In second step, proton removed from beta carbon and produce alkene as a major product. Proton removed from a beta carbon and produce alkene as a major product. In second step, proton removed from a beta carbon and produce alkene as a major product. Major sir. And produce alkene as a major product. Third point. Reaction takes place at a high temperature. Reaction takes place at a high temperature. सर एक बार फिर से। In second step, proton removed from a beta carbon and gives alkene as a major product. Alkene as a major product. हो गया। Next point. Reaction takes place at a high temperature. Reaction takes place at a high temperature and in presence of weak base. Reaction takes place at a high temperature and in the presence of weak base. Sir, presence of? Reaction takes place in presence of high temperature and in presence of weak base. High temperature and weak base. ठीक है, अब इसका एग्जांपल जो है वो पहले बताता हूं आपको। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसमें, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल।
डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन का मतलब आपको पता ही क्या होता है, वाटर का निकलना। तो जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेते हैं ना आप यहाँ पे, रिएजेंट जो यूज करते हैं जिनका काम वाटर निकालना होता है, वो रिएजेंट्स होते हैं कंसंट्रेट H2SO4 या कंसंट्रेट H3PO4। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जो कि यहाँ पे यूज में लेते हैं। आप बोलोगे क्या जरूरत है, डायरेक्ट ही वाटर निकाल दो। मैंने आपको बताया था कि एल्कोहल को कभी भी हम डिसोशिएट डायरेक्ट नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, याद है ना कार्बोटैन की जनरेशन में। ये मेथड सही नहीं है क्योंकि OH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और जनरेशन के लिए हमें लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए था, वीक बेस होना चाहिए था। तो इसलिए जितने भी हम डिहाइड्रेशन मैकेनिज्म करते हैं, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बेसिक कैरेक्टर ऑफ OH, reaction takes place in an acid catalytic medium. यानी हमें पहले से क्या करना होगा, वीक बेस बनाना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, H2SO4 या H3PO4 कंसंट्रेट फॉर्म में लेके चलते हैं। तो देखो रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसे स्टार्ट होती होगी। जो आप H2SO4 ले रहे हैं ना, वो H प्लस HSO4 माइनस में डिसोशिएट हुआ। H प्लस क्या किया, O के लोन पेयर पे अप्रोच कर गया। मैंने बताया भी था आपको कार्बोटैन के जनरेशन में। तो क्या बन के आ गया, OH, O पर कैसा चार्ज आ गया, डेल्टा पॉजिटिव। अब जैसे ही O पे डेल्टा पॉजिटिव आ गया तो अनस्टेबिलिटी हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस अनस्टेबल होता है तो वो बॉन्ड तोड़ना चाहेगा। अब तो ये अभी कैसा था, ये खराब लिविंग ग्रुप था, पर जैसे ही O पे डेल्टा पॉजिटिव आया, गुड लिविंग ग्रुप हो गया। देखो ये बॉन्ड टूटा और क्या बन के आ गया हमारे पास, कार्बोकेटाइन। ये बन गया। अब हम सर इसके बाद एक हम क्या सेकंड चेक थोड़ा करते सा ऊपर ले लो सर। एल्कोहल को हम डायरेक्ट डिसोशिएट नहीं कर सकते क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। लिख भी दिया, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बेसिक कैरेक्टर ऑफ OH रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ एसिड कैटालाइटिक मीडियम, ताकि हम इसे वीक बेस बना सकें और फिर उसके बाद रिएक्शन को स्टार्ट कर सकें। तो एसिड ने H प्लस देके O के लोन पेयर पे हिट किया, O पे डेल्टा पॉजिटिव आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस चार्ज अनस्टेबल था, इसलिए बाजू वाले बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेकर वो रिलीज कर गया, तो कार्बोटैन बन गया। इंटरमीडिएट का बनना क्या होता है, RDS, तो ये RDS आ गया। अब हम यहाँ चेक करेंगे कार्बोकेटाइन है तो कोई आगे रीअरेंजमेंट हो सकता है क्या, तो आपने देखा यहाँ तो जरूरत ही नहीं है, एक ही कार्बन है, रीअरेंजमेंट करके करेंगे क्या। अगर होगा तो रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा, वो जो आपने सीखा है इतना सारा 2 दिन से। अब हमारी बारी आई इस कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन देने की। तो जो बचा हुआ HSO4 माइनस है ना, वो कैटालाइटिक अप्रोच, तो वापस से वो H2SO4 बनना चाहेगा। तो वो क्या करेगा, ये तो कार्बन कैसा था, अल्फा कार्बन, अल्फा से क्या निकल गया, लिविंग ग्रुप। बीटा कार्बन से क्या निकालेंगे, प्रोटॉन। तो ये इसके बीटा कार्बन के H पर अप्रोच करेगा, कौन, HSO4 माइनस बेस, और ये बॉन्ड टूटकर p ऑर्बिटल में चला गया। तो क्या बन के आ गया, एल्कीन, और H2SO4 फिर से हमारे पास बन गया। तभी तो बोला कैटालाइटिक अप्रोच है इसकी, समझ गए ना। ये HSO4 माइनस एज अ बेस अप्रोच किया, B माइनस टेक अ प्रोटॉन फ्रॉम अ बीटा कार्बन, प्रोटॉन लिया और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट कर दिया। बेसिसिटी है ना ये वाला। तो ये डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म है। हमें वाटर निकालना है, OH को पहले स्टेप में अल्फा से निकालना है, कार्बोकेटाइन बनाना है, कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट सारे चेक करने हैं, और फिर उसके बाद में बीटा कार्बन से प्रोटॉन निकालना है। तो हम कहते हैं कि इंटरमीडिएट जो बनता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो डिहाइड्रेशन की रेट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन फर्स्ट स्टेप में मिलेगा, उतना ही ज्यादा डिहाइड्रेशन की रेट फास्ट होती है। क्योंकि पहला जो स्टेप होता है ना इंटरमीडिएट का बनने वाला,
वो स्टेप हमारा स्लो स्टेप होता है। उसके बाद ये इमीडिएटली अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, तो जो अगला जो स्टेप होता है वो हमारे पास में वो फास्ट होता है। ये जो प्रोटॉन निकलने वाला स्टेप है वो कैसा है? फास्ट है। इसलिए बोलते हैं कि रेट ऑफ डिहाइड्रेशन डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जैसे अगर आपके पास में ये होता, एक बार मैकेनिज्म खुद भी बना के देखो, ये प्रोपेनॉल दिया होता, H+ लगाते, हीटिंग दे रखा होता कन्वर्जन में, तो आप देखते पहचान गए भैया H+ और हीटिंग यानी डिहाइड्रेशन करना है। तो क्या करते, ये रहा अल्फा और ये रहा बीटा कार्बन, तो इससे OH हटाओगे और बीटा से क्या निकालोगे? H। क्या आंसर आ जाएगा? इसका डिहाइड्रेशन करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा बताओ? सर H2O निकल जाएगा और केटायन बनेगा। हाँ, पहला मैकेनिज्म से क्यों जा रहे हो? यहाँ पे H+ अटैक किया तो OH डायरेक्ट भी बना दे तो प्रोपीन आंसर आएगा नहीं आएगा अल्टीमेटली? जी सर। ये तो सर बन आ गया जाएगा। हाँ, और यहाँ पर हमारे पास H है ही। पहले तो ये वाटर निकलेगा, यहाँ से कार्बोकेटाइन बना, माइनस H2O कर दिया, ये बन के आ गया कार्बोकेटाइन। अब जो बेस है HSO4 माइनस का, वो इसके बीटा कार्बन के प्रोटॉन पे अप्रोच करके H2O निकाल देगा, H को ले गया, तो हमारे पास बन के आ गया prop1 और साथ में क्या रिलीज हो जाएगा? वापस से H2SO4। तो रेट ऑफ रिएक्शन में हमेशा हम बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ। सर सेकंड स्टेप में ऑक्सीजन में प्लस चार्ज कहाँ से आ रहा है? प्लस चार्ज कहाँ से आ रहा है? जब O अपना लोन पेयर इस H+ को दे रहा है तो O के पास इलेक्ट्रॉन कम नहीं हो गए क्या? जब ये O का लोन पेयर इस H+ पे अटैक करेगा तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन खर्चा नहीं कर दिया क्या? ये बन के आया नहीं आया? सर ये दूसरे लाइन में नहीं समझ में आया सर, 3 से यहाँ से निकालें। हाँ जी, फिर H2SO4 का ही तो H+ है, तो बाकी बचा हुआ है HSO4 माइनस ही तो है इसका, जो बाद में प्रोटॉन लेके जा रहा है बीटा कार्बन से और H2SO4 बना रहा है वापस से। अब जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि कौन सा इन पेयर्स में कौन सा एल्कोहल जल्दी डिहाइड्रेट होगा, तो क्या करना है आपको? क्या करना है? सीधा सीधा OH को हटाइएगा, हाँ OH को हटाइएगा, प्लस लगा दीजिएगा, देख लीजिएगा किसमें कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल आ रहा है। सेकंड। कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, उसकी रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ज्यादा। सेकंड। यहाँ पर देखा सेकंड तो वाला। हाँ, यहाँ पे 3 अल्फा, 3 और 3 9 अल्फा, यहाँ पे 3 और 3 6 और 2 8 अल्फा। सेकंड। थर्ड में
फिनाइल वाला ज्यादा वो रहेगा स्टेबल। हाँ, क्योंकि रेजोनेंस आ गया। फर्स्ट और नेक्स्ट वाले में भी यहाँ पे प्लस आएगा तो 3 और 3 6 अल्फा। यहाँ तो हमारे पास इसको हटाया तो हमारे पास 3 ही अल्फा आ रहे, तो फर्स्ट। तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन पे क्वेश्चन आ गया। तो जितनी भी रिएक्शंस हैं आपको डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में पूछी जाती हैं, उसमें मेजर प्रोडक्ट पे सवाल आता है। तो हमेशा आपको रेट ऑफ डिहाइड्रेशन में कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को चेक करना होगा। अब आपसे सवाल देता हूँ, पूछा कि अगर मेरे पास क्वेश्चन में थोड़ा ऊपर कीजिएगा। ये अल्कोहल दिया गया है, व्हाट विल बी अ मेजर प्रोडक्ट। हाँ, वो मैं ऊपर कर देता हूँ, ये लो पहले। थोड़ा नीचे, क्वेश्चन नंबर 2। सर हो गया। अब बोला व्हाट विल बी अ मेजर प्रोडक्ट। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। सर 3 नंबर बाकी है अभी मेरा। देखिए ना, सर आप पढ़ाओ ना सर। आप क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा जो मैंने लिखा है। पीडीएफ से लिखना भाई। बताइए फर्स्ट में क्या करना होगा। क्या कुछ रीअरेंजमेंट करने जैसी कंडीशन बन रही है क्या बेटा। हाँ यस सर। सर। हाइड्राइड यस, शिफ्ट अब कर बस देंगे। अब क्वेश्चन को करना सीखो। हाँ बिल्कुल, अब क्वेश्चन को करना सीखो। सबसे पहले जो OH है उसको तो हटा दो भाई, H प्लस जाएगा, वो सब बातें सीख चुके हैं। OH चला जाएगा तो यस सर। डेल्टा पॉजिटिव यहाँ आ गया, बन गया। आपने देखा यार 1 डिग्री है, बाजू वाला 3 डिग्री, तो सारे रीअरेंजमेंट कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाने चाहिए। आपने क्या किया, हाइड्राइड शिफ्ट। बन गया। यस सर। अब आपने देखा बीटा कार्बन किधर से भी प्रोटॉन निकालो एक ही बात है, H प्लस को निकाल देंगे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, नहीं आएगा। ये देखो आंसर आ गया, आइसोब्यूटीन। क्या बोलते हो, ऐसे ही करना है ना। सो ऑल रीअरेंजमेंट related with carbocation are possible because carbocation यहाँ पे इंटरमीडिएट बन रहा है। अब एक बात ध्यान रखना बेटा, एक चीज और समझ लेना, यहाँ मेंशन कर रहा हूँ नोट करके। इफ मोर देन 1 बीटा कार्बन आर अवेलेबल, 1 अगर एक से ज्यादा बीटा कार्बन है तो समस्या यह है कि प्रोटॉन कहां से निकालें भैया। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, प्रोटॉन वहां से निकालेगा, प्रोटॉन रिमूव फ्रॉम अ साइड प्रोड्यूस मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, अ मोर स्टेबल एल्कीन। आपको प्रोटॉन वहां से निकालना है जहां से बनने वाली एल्कीन स्टेबल मिले। समझे बात। इसकी रेफरेंस में एक सवाल समझो पहले, फिर इस लाइन को लिखना जैसे आपको ये दिया हुआ है बेटा। ठीक, H प्लस हीटिंग दे दिया, आपने वही सब काम किया, OH को हटा के कार्बोकेटायन बना लिया ना। ये भी बात पता लग गई। अब बीटा कार्बन को चेक किया, बाजू वाला ये भी बीटा है और बाजू वाला ये भी बीटा है, तो कहां से निकालें, कितने प्रोडक्ट बने और कौन सा मेजर बने, 2 सवाल हो गए। तो बीटा 1 से अगर प्रोटॉन गया तो ब्यूट 1 इन मिला, क्या बोलते हो। और बीटा 2 से प्रोटॉन गया तो ब्यूट 2 इन मिला।
बताइए कौन सा मेजर प्रोडक्ट है, कौन सी एल्कीन स्टेबल है? सेकंड वाली बीटा 2 हाँ, यहाँ पे तो 2 अल्फा है बीटा 2 भैया, वाला। यहाँ तो 6 अल्फा है, तो ये वाली एल्कीन मेजर प्रोडक्ट। समझ गए ना बात? तो अगर एक से ज्यादा बीटा कार्बन होंगे तो प्रोटॉन आपने वहां से निकालना होगा जहां बनने वाला कार्बो, जहां पे बनने वाला प्रोडक्ट स्टेबल मिलना चाहिए। चलो हो गया। और बच्चे भी लिख रहे होंगे ना, लिखना तो। टेस्ट का सिलेबस कहाँ तक है सर? टेस्ट कब है बेटा आपका? 30 को। कल है? परसों? हम्म। तो परसों के सिलेबस में तो वहां तक आएगा आपका रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन तक। ठीक, तो जरा इसका आंसर तो मेजर प्रोडक्ट बना दीजिए। जरा मेजर प्रोडक्ट बना दीजिए इसका। मेजर माइनर दोनों बनाइएगा बेटा। बन गया सर। क्या कोई कार्बोकेटाइन इसमें स्टेबिलिटी के लिए कुछ रीअरेंजमेंट करवाएगा? यस सर होगा। बिल्कुल। पहला सबसे इजी काम देखो, आसान तरीका, Yes, OH को sir. हटा लिया करो। हाँ, OH का हटाया तो आपने देखा कि भाई कार्बोकेटाइन 2 डिग्री आ रहा है, बाजू वाला अपना 3 डिग्री आ रहा है, तो मैं चाहूंगा कि उसको रीअरेंज करके 3 डिग्री पे पहुंचाऊं। तो मैंने देखा यार यहाँ तो H शिफ्ट करने से बढ़िया रहेगा, इस H को यहाँ शिफ्ट किया तो मेरा कार्बोकेटाइन जबरदस्त स्टेबल हो गया। अब बारी आई बीटा कार्बन की, तो बीटा 1 बीटा 2 ये और ये तो सेम है, तो बीटा 1 और बीटा 2 में से कहाँ से निकालें कि मेजर प्रोडक्ट बनेगा? इधर से। बीटा 1 बीटा 1 सर। यस बिल्कुल ठीक, यहाँ दोनों में से हमने H प्लस निकाल के चेक कर लिया एक बार, तो सीधी सी बात है बीटा 1 से बनने वाला प्रोडक्ट में अल्फा H अपने पास आ रहे हैं टोटल 9 अल्फा H, ये तो हमारे पास बीटा 1 से आ रहे हैं, और बीटा 2 से हमारे पास में जो आ रहे हैं टोटल 5 अल्फा H। तो आंसर आ गया बीटा 1 से निकलने वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। सर थोड़ा जूम करो ना सर। पहले हमने OH को हटाया है, कार्बोकेटाइन बनाया है, हाइड्राइड शिफ्ट कराई है, फिर बीटा 1 से और एक बीटा 2 से हमने माइनस H प्लस कर दिया है। एक आपको हेलोजन डेरिवेटिव की शीट मिली होगी ना बेटा? यस सर मिली है। यस सर मिली है। उसकी O1 एक्सरसाइज में से ओके सर। बोलिए सर। सर थोड़ा रुकिए। हाँ रुक रहा हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ आप लोगों को, मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ क्या क्या होमवर्क करना है। सर टेस्ट भी है। हाँ तो होमवर्क तो आप कर लीजिएगा। यस सर दे दीजिए होमवर्क, यस सर प्रैक्टिस काम भी हो आएगा टेस्ट जाएगी में टॉपिक के ऊपर। O1 में से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक, और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 1 to 10 13 से 15 17 15 19 21 सर 18 नहीं है ना? नहीं
1 से 10, Okay. 18, 13 से 15, 17, 19 एंड 21। तो जो आपने आज तक जो पढ़ा है ना उसके ऊपर क्वेश्चन हैं वो आप कर लीजिएगा, ठीक है? Okay sir. Thank you. चलिए टेक केयर, पढ़ाई कीजिए जो भी है। Thank you sir. अब तो Stay रीअरेंजमेंट safe sir. अब तो रीअरेंजमेंट वाला समझ में आ गया ना, फिनाइल शिफ्ट मिथाइल शिफ्ट और रीअरेंजमेंट क्या किया Yes sir. वापस बता दिया अब तो मैंने आज सारा आपको। Yes sir. भाई मैंने अपना नंबर दे दिया है, जो भी 24th का नोट्स लिखा हो वो भेज देना भाई प्लीज। रिकॉर्डेड लेक्चर देख के खुद बना लो। ये ना हुई बात। गर्ल्स से नहीं मांगा, अगर बॉयज ही सेंड कर सके तो भाई कर देना। रिकॉर्डेड के लिए नेट्स नहीं बचते हैं यार। 26 तारीख को छुट्टी थी तब देख लेना चाहिए था। सर ऑफलाइन में क्या था जैसा? चलिए ओके बेटा, लीव कर जाएं आप। सर ऑफलाइन कोचिंग खुलेगी? अभी बेटा अभी तो कोई हालात नहीं सुधरे हुए हैं शहर के, अभी कैसे खुल जाएगी? इतने केसेस आ रहे हैं, अभी कैसे खोल देंगे? गवर्नमेंट अलाउ ही नहीं कर रही स्कूल्स को तो। सर टेस्ट वगैरह ऑनलाइन ही होंगे अभी? हाँ अभी सब वैसे ही होंगे जैसे चल रहे हैं। ओके सर। अभी रिस्क बहुत है ना सर घर से आना था सर, यानी खुलेगा नहीं अभी ना? अभी फरवरी तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, मार्च के बाद में मान के चलो अभी तो। ओके सर। अभी कैसे खोल रहे हैं? बच्चों के लिए रिस्क बहुत है ना, बाहर से बच्चे आएंगे फिर इन्फेक्शन फैलेगा तो फिर कौन संभालेगा बच्चों को? यस सर। इसलिए वो रिस्क नहीं ले सकते ना। अभी हम खुद टीचर लोग ही अभी जा रहे हैं, अभी लीडर का बैच लेने के लिए तो फिर भी जा रहे हैं। हमारे लिए इतनी रिस्क है, हर दिन कोई ना कोई टीचर कोरोना संक्रमित पाया जा रहा है। हर रोज सर? हाँ कोई ना कोई, कभी कोई टीचर हो रहा है, मेरे को भी हो गया था, मैं भी ठीक हुआ हूँ, तो ये सब चलता ही रहा है यार। तो आप लोग अभी पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, है ना? ठीक है बेटा, ओके। सर यानी यूएसएस सर भी पॉजिटिव पाए गए हैं लग रहा है, इसके सर उनका यार बेटा मैं सच बताएं तो हम इतना जान पहचान है नहीं मेरी उनसे, और मेरी क्लासेस अलग होती हैं, मेरी क्लासेस स्टार बैचेस वगैरह में रहती हैं, तो मैं वहाँ बिजी रहता हूँ, तो मेरे पास इतना ध्यान नहीं है मुझे उनकी तबीयत को क्या हुआ है। मुझे पता है तबीयत खराब है उनकी। अब ये नहीं कि कोरोना, दुनिया में कोरोना ही बीमारी नहीं है, और भी बीमारियां हैं, है ना? सर कोल्ड हुआ है सर उनको, बोल। हाँ तो बस तो अभी आ जाएंगे, सही हो जाएंगे, है ना? ठीक है, चलिए Yes, sir. बाय। सर थैंक यू सर।